अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना नकवी प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल सरवदी साहब। मुजम्मिल साहब आप बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 8वें रोज़ भी हमले जारी हैं। सूरत हाल कशीदा होती ही दिखाई दे रही है। साहिली दिफाई निज़ाम हो, मिज़ल्स की जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और एक फुटेज जारी की गई है ईरान की तरफ से जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उनके ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर आमिर अली, जिनको मीज़ल्स स्टोर्स का जायजा लेते दिखाया जा रहा है। क्या ईरान अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है? दूसरी तरफ IRGC ने यह भी वार्न कर दिया है कि अब की दफ़ा जो अटैक किया जाएगा वो अमरीकी अड्डे तो होंगे ही, लेकिन इसके बावजूद वो एसेट्स होंगे जो सीधा डोनाल्ड ट्रंप से कनेक्टेड हैं। वो AI सेंटर्स भी हो सकते हैं, बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, उनके होटल्स भी हो सकते हैं। मुजम्मिल साहब, दूसरी तरफ मुश्तबा खामनाई की स्टेटमेंट भी हमारे सामने है। कल तक डोनाल्ड ट्रंप साहब बात कर रहे थे कि हम इस जो पीस एग्रीमेंट है उस पर बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं। हालात दूसरी तरफ जाते नज़र आ रहे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हालात ये अक्सर तब्दील होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि जंग तवील होने के इम्कान ज़ाहिर करते हुए अमेरिका का ईंधन फराहम करने वाले तैयारे इसराइल भेजने पर गौर किया जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक, क्या होने वाला है? ज़्यादा मेरे ख्याल में तशवीशनाक सूरत हाल तो ये है कि जो ईरान ने अपनी टारगेट लिस्ट जारी की है उसमें देखें ना जी, दुबई का एयरपोर्ट है, अबू धाबी की पोर्ट्स हैं, जॉर्डन का एयरपोर्ट है और उसके अलावा कुवैत की पोर्ट्स और कुवैत का एयरपोर्ट है, बहरीन है, तो ओमान का है। और उसके नतीजे में वहाँ के जो वहाँ एक पैनिक का समय है, इवैक्यूएशन का समय है। हाँ, तो IRGC ने कहा है कि आप ये जगह खाली कर दें, ये हमारे पोटेंशियल टारगेट्स हैं और हम इनको हिट करेंगे, जिसके ऊपर पूरे गल्फ स्टेट्स में कि अब जो ईरान है उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट करने की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ सवाल ये है कि ईरान के अंदर भी अमेरिका की बमबारी में तेज़ी आई है। एक एटमी रिएक्टर को भी उन्होंने जनूबी ईरान में ख्वेन जौहरी बिजली घर जो 300 मेगावाट बिजली बनाता है उसको उन्होंने एटॉमिक प्लांट को, सिविल न्यूक्लियर एटॉमिक प्लांट को निशाना बनाया है, जो जिससे ताबकारी का भी एक अंदेशा अपनी जगह मौजूद है। उसके अलावा आपको कुवैत की सिचुएशन काफ़ी पैनिक नज़र आती है, बहरीन की सिचुएशन पैनिक नज़र आती है, जॉर्डन की सिचुएशन पैनिक नज़र आती है, UAE को अब नई टारगेट लिस्ट के बाद उसकी सिचुएशन भी काफ़ी हद तक पैनिक नज़र आती है। तो एक जो है इस वक्त काफ़ी जो है क्यास है खलीज में कि ईरान अगले 24 घंटे में क्या करेगा। एक क्यास है कि अमेरिका अगले 24 घंटे में क्या करेगा, क्योंकि ईरान ने भी 3 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ था और अब अमेरिकी बमबारी में सख्ती भी आती हुई देखी जा रही है। और क्या अमेरिका अगले 24-48 घंटे में क्या करेगा और ईरान अगले 24-48 घंटे में क्या करेगा, क्योंकि तो स्टेटमेंट तो मुश्तबा खामनाई की भी हमारे सामने है कि ट्रंप के दस्तखत बेवकूफ़ हो चुके हैं, अमेरिका को असल बात उन्होंने 72 घंटे का जो उनके मुशीर ने अल्टीमेटम दिया है वो ये है कि जी हम 72 घंटे बाद लड़ाई को बहुत वसी कर देंगे। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि अब देखें ना जी, अमेरिकन ने अपने तमाम डिप्लोमेट्स को कुवैत, बहरीन, जॉर्डन सब जगह छोड़ने का कहा है। फ्रांस और जर्मनी ने भी अपने शहरियों को गल्फ छोड़ने का कहा है। अमेरिकन ने भी अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि वो ख़ुद को खलीजी ममालिक में सेफ़ रखें या वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ईरानियंस उनको निशाना बना सकते हैं एंड दे आर अ पोटेंशियल टारगेट। तो जब दुनिया भर के से अपने डिप्लोमेट्स निकाले जाएं, जब अमेरिकन गवर्नमेंट अपने डिप्लोमेट्स और अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रही हो, तो इसका मतलब है कि अगले 24-48 घंटे जंग में तेज़ी लाने के होंगे और इसका मतलब है कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये सबको समझ है कि 8 दिन की बमबारी के बाद भी अमेरिका ईरान को शिकस्त नहीं दे सका। सब लोगों का ख्याल था कि इस बार बहुत हैवी बमबारी की जाएगी तो अमेरिका हिट एंड गो करके करेगा, बड़ा सख्त करेगा, लेकिन 8 दिन बाद भी ईरान की मुज़ाहमत की ताकत अपनी जगह मौजूद है। ईरान जवाब में बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइल चला रहा है। ईरान के मिज़ाइल पहले 40 दिन की लड़ाई के मुकाबले में कहा जा रहा है कि इस दफ़ा ज़्यादा पक्के निशाने पर लग रहे हैं। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि अब उनको चाइनीज़ या रशियन किसी सैटेलाइट की मदद हासिल है। वैसे तो पिछली दफ़ा भी ये कहा जा रहा था कि उन्हें चाइनीज़ सैटेलाइट्स की मदद हासिल है, जिसकी वजह से लास्ट टाइम भी उनके निशाने इजराइल तक
में जाके लगे थे, और अब भी कहा जा रहा है कि उनके मिसाइल्स जो हैं वो काफ़ी निशाने पे लग रहे हैं और वो दरमियान में रास्ता बदलते हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डॉज करते हैं और वो ज़्यादा जदीद बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और क्रूज़ मिसाइल्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई जो है ना वो एक फ़ेज़ से 8 दिन बाद दूसरे किसी फ़ेज़ में दाखिल होने की तरफ है। अब ये देखें ना, पहले अमेरिका ने ईरान में 2 वाटर प्लांट्स को निशाना बनाया, उसके बाद उन्होंने कुवैत में 2 वाटर के डिस्टिलेशन प्लांट को ईरान ने निशाना बनाया। अब अमेरिका ने ईरान में वाटर प्लांट्स को निशाना नहीं बनाया क्योंकि उसको समझ आई कि अरबों के वाटर प्लांट ज़्यादा एट रिस्क हैं, जिसके जवाब में हम देख रहे हैं कि आज ईरान ने किसी वाटर प्लांट को निशाना नहीं बनाया। तो हमें ये तो नज़र आता है कि जो कदम अमेरिका बमबारी में उठाता है, ईरान उसका जवाब उसी तरह देता है। जी, बिल्कुल। आप ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, वो खलीज में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। आप उसके वाटर प्लांट उड़ाएंगे, वो आपके वाटर प्लांट उड़ाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने हमारी बंदरगाहें उड़ाई हैं, हम आपकी बंदरगाहें उड़ा देंगे। देखें ना, वो कहते हैं आपने हमारे एयरपोर्ट्स की रनवेज उड़ाई हैं, हम आपके एयरपोर्ट्स उड़ा देंगे। तो टेक्निकल बात यह है कि ये 1:1 या 2:1 की जो खेल शुरू हो रहा है, उसमें खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को अब अंडर थ्रेट आ गया है। पहले खेल ये था कि हम जी खलीज में सिर्फ अमरीकी बेसिस को या उसके आर्मी बेसिस को, नेवल बेसिस को निशाना बना रहे हैं जी। अब ये है कि चूंकि हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, तो हम गल्फ के जवाब में गल्फ के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे और गल्फ का जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा पोटेंशियल टारगेट है। ठीक है ना। तो टेक्निकल बात यह है कि इस वक्त अगले 24-48 घंटे जो हैं बड़े अहम हैं, बड़े खतरनाक हो सकते हैं। और मुझे साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जहां तक हम कल बात कर रहे थे कि अमेरिका भी बड़ा कॉन्फिडेंट था कि हर सूरत कंट्रोल जो है वो अपने पास लेंगे। पासदाराने इनकलाब का ही स्टेटमेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगों से 2 ऑयल टैंकर्स टकराकर तबाह हो गए हैं। और ओमान का जिस तरह से रडार सेंटर उन्होंने अटैक किया है, ईरान ने, IRGC ने, जो रडार सिक्योरिटी फराहम कर रहा था कि अगर उस रास्ते से जहाज जाते हैं तो वो भी सूरत हाल हमारे सामने, वो भी ऑप्शन अमेरिका के पास अब खत्म हो गया है। तो एक के बाद देख रहे हैं हम, एक मुश्किल में तो अमेरिका फंसता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इस जंग को तवील करने के लिए बड़ा कॉन्फिडेंट है अमेरिका। और इजराइल का सपोर्ट तो हमें पता ही है, उसके साथ ही है। अब आपको क्या लगता है कि ज़मीनी फौजी कार्रवाई की तरफ भी जो है वो ऑप्शन जा सकती है? क्योंकि कुछ इशारे इस तरफ मिल रहे हैं कि अमेरिका सोच रहा है बहुत बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कशम या जो खर्क के आइलैंड्स हैं, अमेरिका उन पर बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आएगा। लेकिन कुछ लोगों कुछ लोगों की ये भी राय है कि अगर वहाँ पे अमेरिकी फौजें आ गई 5,000 10,000 उसका आइलैंड पे कब्जा करती हैं, वहाँ से पहले तो ईरानी फौजियों को वहाँ मारना पड़ेगा, उसको बिल्कुल तबाह करके फिर आप वहाँ पे उतरेंगे। लेकिन फिर भी वो ईरान की मेनलैंड से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 15-20 किलोमीटर का फासला है। तो ईरान वहाँ से मेनलैंड से बैठ के खर्क आइलैंड पे खुद भी मिसाइल मार सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल मार सकता है, बमबारी कर सकता है, क्रूज मिसाइल मार सकता है। तो अगर वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस बैठेंगी तो उनको मेनलैंड से थ्रेट तो हर वक्त होगा। और बॉडी बैग्स के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। जब इराक में अमेरिकन फोर्सेस ऑन ग्राउंड आई थी, उन्हें कोई थ्रेट नहीं था, पूरे इराक को उन्होंने क्लियर कर लिया हुआ था, सदाम भाग चुका था। अफगानिस्तान में जब आए तो उनके साथ नॉर्दर्न अलायंस की फोर्सेस थी, अमेरिकन फोर्सेस तो बाद में आई, पहले नॉर्दर्न अलायंस ने कब्जा किया। तो इस बार सूरत हाल ये है कि ये टेक्निकली ये जो आइलैंड्स पर कब्जा करना और फिर उसको सस्टेन करना, उसको कायम रखना, वहाँ अगर आपने अमेरिकी झंडा लगाया है तो वो झंडा वहाँ पर लहराता रहे, उतर ना जाए। ये ना हो कि आप एक खर्क पे कब्जा करें और 72 घंटे बाद आपको वो कब्जा छोड़ना पड़े, तो वो अमेरिका के लिए, या 5 दिन बाद छोड़ना पड़े, तो वो अमेरिका के लिए ज़्यादा हजीमत का बायस होगा, मोर एम्बैरसमेंट होगी कि आपने एक आइलैंड पे कब्जा किया और ईरान ने आपसे 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में छुड़वा लिया और ईरान ने वापस अपना आइलैंड हासिल कर लिया। वो तो अमेरिका की मिथ को मजीद नुकसानदेह होगा। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि पेंटागन में बैठे, सेंटकॉम में बैठे जो जर्नैल हैं, वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि हम वहाँ ऊपर से फोर्सेस को उतारेंगे और फिर वहाँ पे हम कितना अरसा वो आइलैंड अपने कब्जे में रख सकते हैं। देखिए वेनेजुएला में वो गए, उन्होंने सदर उठाया, वापस आ गए,
आप मेरी बात और समझें। वेनेजुएला का कंट्रोल संभाल उसामा लिया। बिन लादेन वाला ऑपरेशन किया, आए घंटे में किया, वापस चले गए। लेकिन यहाँ हालात अक्सर यहाँ तब्दील तो हैं। ये है कि आपने आइलैंड पे से कोई चीज उठा के वापस भागना नहीं है, आपने उस आइलैंड पे अपना कब्जा बरकरार They रखना have to है। face the music. बरकरार। और कितने आइलैंड्स पे आपने कब्जा बरकरार रखना है? एक दो। अब एक और भी अजीब सी खबरें आ रही हैं क्या? कि उनके ग्राउंड इन्वेजन के मुकाबले में ईरान भी एक ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, और ईरान ये सोच रहा है कि हम कुवैत पे कब्जा कर लें। अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, हम अपनी फौज वॉर तो अपने पीक पे है, लेकिन यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है। जिस तरह की खबरें अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस की आ रही हैं, उस तरह की खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरानियन ग्राउंड फोर्सेस ये सोच रही हैं कि कुवैत हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सरप्राइज है ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए। वो कह रहे हैं कि देखें, कतर हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, ओमान हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, सऊदी अरब हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं कतर और बहरीन, तो वो कुवैत और बहरीन। अच्छा, यूएई भी कम इस्तेमाल हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि कुवैत पे हम अपनी फोर्सेस क्यों ना उतार दें, ताकि एक जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है यूएस का वो तो कैप्चर कर लें, वो तो कैप्चर कर लें। क्योंकि अब जो देखा जा रहा है कि जो मिसाइल्स भी ईरान पर मारे जा रहे हैं वो कुवैत से लॉन्च किए जा रहे हैं, लॉन्चर सिर्फ जहाज ही नहीं वहां से उड़े, वहां से मिसाइल्स भी जो ईरान पर मारे जा रहे हैं वो भी कुवैत से उड़े हैं। तो एक खबरें ये भी आ रही हैं कि पासदारान इनकलाब या कोई उनके बशीश या कोई और ग्रुप ये सोच रहा है कि हम कुवैत पे ग्राउंड ऑफेंसिव क्यों ना कर लें। आपको पता है कुवैत बहुत अंडर थ्रेट है इस वक्त, और अगर अमेरिकन फोर्सेस किसी खर्ग आइलैंड पे कब्जा करती हैं, तो जवाब में ईरान कहीं कुवैत पे कब्जा करता है, तो फिर तो और किस्म की लड़ाई शुरू हो जाएगी ना, कि उनकी फौजों ने उधर कुवैत पे कुछ इलाके पे कब्जा किया होगा, इन्होंने खर्ग पे कब्जा किया होगा, तो वो तो एक किस्म की बड़ी मल्टी डायमेंशनल ग्राउंड फोर्सेस की वॉर शुरू हो जाएगी। अमेरिकन पे प्रेशर होगा कुवैत खाली कराएं, और साथ में प्रेशर होगा कि अपना आइलैंड भी बरकरार रखें, तो फिर एक्सचेंज भी हो सकता है। तो लड़ाई का जो नेक्स्ट फेज है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ग्राउंड ऑफेंसिव की तरफ जाएगा। गल्फ ममालिक तो बड़े बुरे तरीके से यूं समझ लें कि उनके लिए एक ये लम्हा फिक्रिया है कि जिस तरह से सबसे मजे में तो इजराइल को देख रहे थे, बिल्कुल, और अब उन्हें देखना पड़ेगा कि अब आप देखें ना जी, इजराइल पे कोई मिसाइल फायर नहीं हो रहा, इजराइल लड़ाई में बिल्कुल शामिल नहीं है, इजराइल का कोई जहाज भी नहीं, और इजराइल के तमाम मकासद भी पूरे हो रहे हैं। देखे ना, इससे जबरदस्त खेल क्या हो सकता है कि इजराइल चाहता था ईरान की तबाही, वो अमेरिका कर रहा है, और इजराइल को वो कह रहा है बाहर बैठे हैं। इजराइल को सबसे बड़ा खतरा था कि अगर ईरान के साथ लड़ाई होगी तो मेरे ऊपर मिसाइल मारेगा ईरान, तो ईरान अब इजराइल पे तो कोई मिसाइल नहीं मार रहा पिछले 8-10 दिन से। मार तो के थ्रू इजराइल को टफ टाइम तो नहीं, वहाँ हिजबुल्लाह भी उन्होंने काफी न्यूट्रलाइज कर ली है, साउथ लेबनान पूरा कब्जा कर लिया है, गजा पे कल बमबारी की है, साउथ लेबनान पे बमबारी की है। तो सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल में फायदे में इजराइल रह रहा है कि एक तो उसको ईरान से लड़ने की जरूरत नहीं, फिर ईरान उस पर हमला भी नहीं कर रहा, और वो अपनी सारी तवज्जो लेबनान और गजा और अपने इलाके एनेक्स करने पे लगा हुआ है। तो मुझे लगता है जितना फायदे में इजराइल है इस वक्त, जितने मकासद इसराइल के पूरे हो रहे हैं, किसी के भी नहीं पूरे हो रहे, कि मेरा मतलब है ना हेंग लगे ना फटकरी, और अमेरिका ये कोशिशें पूरी, आप मेरी बात समझे ना, वो तो बिल्कुल मिलाइयां ही मिलाइयां, उनका मकसद भी पूरा हो रहा है और उनको लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। उन्होंने अमेरिका को ऐसा फंसा दिया इस लड़ाई में कि अब उनको अमेरिका उनको कह रहा है आप लड़ाई से दूर रहें, और बाद में खुद भी अमेरिका से मेरे ख्याल में संभाली नहीं जा रही। तो मुझे ऐसे लगता है जेडी वेंस भी सेम पेज पे नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ अगर देखा जाए तो, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की भी हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से कोई बहुत अच्छी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी नहीं हुई, दौरा भी उनका मनसूख हुआ इस हवाले से। तो किसी ना किसी तरफ तो अमेरिका को अब जाना पड़ेगा, क्योंकि 57% से ज़्यादा आवाम का सपोर्ट भी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इलेक्शन भी आपको पता है सर पर आकर खड़े हैं, हो सकता है कि डिले भी हो जाए। करेंगे क्या ऐसे सारी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, आप जेडी वैंस की ये बात समझें कि जेडी वैंस ने अगला सदारती इलेक्शन लड़ना है, अपना वो अब ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। अच्छा, आप समझे, उन्होंने अगला सदारती इलेक्शन लड़ना है। पिछले सदारती इलेक्शन में उनको ये बात समझ आई कि कमिला हैरिस चूंकि एंड तक जो बाइडन के साथ खड़ी रहीं, तो बाद में उनकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर में उनको जो बाइडन से अलग देखा ही नहीं जा सका। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है कि जेडी वैंस ये समझ रहे हैं कि इस मिड टर्म इलेक्शन के बाद जो अब नवंबर में होगा, 2027 जो है वो नॉमिनेशंस का साल होगा, कि उस साल प्रेसिडेंशियल
प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस होनी है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की कि उम्मीदवार कौन होगा प्राइमरी के जरिए। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगली दफ़ा सदर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते और उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ भी कम है और ऑलरेडी एब्सेंट फाइल्स के इल्जामात भी उनके ऊपर हैं। जेडी वेंस क्लियर हैं इन सारे जेडी वेंस खुद को डोनाल्ड ट्रंप से फासले पे कर रहे हैं ताकि उन नॉमिनेशंस में उनको प्रो वॉर ना देखा जाए और इजराइल के प्रेशर में भी नहीं आ सकते अगर देखा जाए उनको प्रो वॉर ना देखा जाए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो मेगा बेस थी, डोनाल्ड ट्रंप ये कहकर इलेक्शन जीते थे कि मैं जंगों के खिलाफ हूं। आप मेरी बात समझें, मैं जंगें ख़त्म कराऊंगा, मैं गज़ा की जंग भी ख़त्म कराऊंगा, मैं हिजबुल्लाह वाली जंग भी ख़त्म कराऊंगा, मैं सारी जंगें ख़त्म कराऊंगा। और वो खुद को पहले 1 साल यही बेचते रहे कि मैं जंगें ख़त्म कराता हूँ, जिसमें इंडिया पाकिस्तान की जंग भी ख़त्म कराने का वो क्रेडिट लेते रहे। अब सूरत हाल ये कि ईरान की जंग में वो बहुत फंस गए हैं, वो उनके नैरेटिव के भी खिलाफ थी लेकिन वो फंस गए हैं। तो जेडी वैंस खुद को एंटी वॉर रहने देना चाहते हैं ताकि जो मेगा बेस है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो मेगा बेस ने जिसने ट्रंप को लास्ट टाइम वोट दिया था एंटी वॉर पे, वो मेगा बेस अब जेडी वैंस की तरफ शिफ्ट हो जाए, उनके पलड़े में आ जाए। ये अजीब कॉन्टेक्स्ट होगा। अब देखना ये पड़ेगा कि अगर अगले 2 साल जेडी वैंस खुद को ट्रंप से अलहदा रखते हैं, जो कि वो कोशिश कर रहे हैं तो फिर ट्रंप का कैंडिडेट कौन होगा? फिर ट्रंप क्या अपना जुआ मार्को रूबियो पे लगा देंगे अगर वो जेडी वैंस उनसे फासले पे रहते हैं। लेकिन ये ईरान वॉर की ही एक बाई प्रोडक्ट है कि आपको जेडी वैंस जो हैं वो ट्रंप से फासले पर नजर आते हैं, वरना जेडी वैंस और ट्रंप तो कदम ब कदम, आपको पता है यूक्रेन की सदर की उन्होंने मिलकर बैठ के इकट्ठे बेइज्जती की थी और दुनिया में हर जगह। तो टेक्निकल बात यह है कि जेडी वैंस तो बिल्कुल राइट हैंड थे ट्रंप के, लेकिन अब ये ईरान वॉर, इजराइल पे, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त इजराइल के खिलाफ भी एक राय अमा मौजूद है, तो जेडी वैंस नेक्स्ट पॉलिटिक्स को देखते हुए अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। और यही वजह है कि सिर्फ ये जेडी वैंस ही हैं जो खड़ी खड़ी सुना देते हैं नेतन्याहू। नहीं, वो तो ट्रंप भी सुना देते हैं। देखें, जब तक वो सुना रहे थे ट्रंप की मर्जी से सुना रहे थे एज वाइस प्रेसिडेंट। आप मेरी बात समझें, लेकिन टेक्निकल बात ये है कि अब आगे जो पोजीशनिंग है जेडी वैंस की, अगला जो उनका पॉलिटिकल कैरियर है, ऐसा लगता है कि वो एंटी वॉर पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहते हैं, दोबारा बनाना चाहते हैं। और वो ये बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सही तरह एंटी वॉर नहीं थे, असल एंटी वॉर मैं हूँ। तो मेगा बेस के सर मकबूलियत होगी। हाँ, ये नवंबर का इलेक्शन तय करेगा। अगर तो नवंबर का इलेक्शन ट्रंप जीत जाते हैं किसी भी तरह, तो फिर जेडी वैंस को समझ आएगी कि ट्रंप की किश्ती में रहना है। और अगर नवंबर का इलेक्शन ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी बुरी तरह हार जाती है, तो फिर उसके बाद जेडी वैंस अपनी पोजीशनिंग मजीद डिफरेंट कर लेंगे। ये तो आने वाले ये नवंबर विल बी द डिसाइडिंग पार्ट, और उससे पहले अक्टूबर में इजराइल के इलेक्शंस हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 24, 48, 72 घंटे ईरान अमेरिका लड़ाई में काफ़ी डिसाइसिव होंगे, क्योंकि ये लंबा नहीं बंद हो सकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि कल मंडे को जो मार्केट खुलनी है, देखिए ना, सैटरडे संडे मार्केट बंद थी जी। ये जो मंडे की मार्केट खुलनी है, लोग उससे बहुत तंग डरे हुए हैं कि सुबह जब गिरेगी तो मार्केट ने बहुत गिरना है और सुबह ऑयल ने बहुत चढ़ना है। और एक राय है कि जी दुनिया की स्टॉक्स और दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है वो सुबह बहुत कोलैप्स कर सकती है, गिरेगी, जंग की सूरत हाल की वजह से, ग्राउंड फोर्सेस की वजह से, कोई टैक्टिक, कोई कह रहा है कोई बड़ी बमबारी, कोई बड़े बम अमेरिका ने इस्तेमाल करने हैं। तो इस सारे के नतीजे की वजह से कल जो मार्केट है उसके बारे में भी काफ़ी क़यास आराइयाँ मौजूद हैं कि वो मंडे की जो मार्केट है वो बड़ी जो है गिरने वाली मार्केट होगी। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत खदशात का इजहार कर रहे हैं मंडे मार्केट के हवाले से। आपको पता है फ्राइडे से बंद है मार्केट, तो वो सुबह अब $82 के बाद तेल कहाँ जाके कल गिरता है मंडे को। हमारे यहाँ भी जी रोज़ मंडे को शाम को नई तेल की कीमत आनी है, और मुझे लगता है अगर मंडे की सुबह तेल चढ़ गया मंडा सारा दिन, तो शाम मंडे की शाम हमारे यहाँ फिर तेल महंगा हो जाए। इसलिए दुआ करें कि हालात नॉर्मली ज़्यादा ना हो, क्योंकि खुमियाजा तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। नौरीन नियाज़ी साहिबा इमरान खान की बहन, जिनका हालिया इंटरव्यू सोशल मीडिया पर भी वायरल है और मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी के गठजोड़ जोड़ के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दी थी और जिसके बाद उनको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी बुला लिया है, तलब कर लिया है। मुख्तलिफ वज़रा की स्टेटमेंट्स भी इस हवाले से हमारे सामने। इस हवाले से नौरीन नियाज़ी के ही हवाले से तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद अप्सरा जी। एक दफा फिर बानी पीटीआई की बहन ने वही कुछ कहा जो पूरे का पूरा खानदान बड़ी देर से किसी न किसी तरह इस बात का इजहार कर रहा है। इनकी सियासत से ये पता चलता है कि इनका हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। कभी इनके किरदार से, कभी गुफ्तगू से ये पता चलता है कि इनके ज़हनों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के बारे में क्या बात है। जो इंटरव्यू इस वक्त बानी पीटीआई की बहन का आपने सुना है, क्या उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है कि जो लोग ये कहते हैं कि बानी पीटीआई एक प्रॉक्सी है और ये प्रॉक्सी जो है जिसको पाला पोसा गया, उसके बाद उसको वसाइल फराहम किए गए। मोदी चाहता तो 2 मिनट में फिक्स कर सकता सारी सिचुएशन, लेकिन चूंकि ये एक ड्रामा था, रचाया गया था और इसलिए ये सब कुछ रोका गया क्योंकि इसराइल उनके पीछे था। मुजम्मिल साहब, उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि कल से ही देख रहे हैं मुसलसल वज़रा की भी स्टेटमेंट इस हवाले से तलाल चौधरी साहब की हमने सुनवाई है। अब आपको क्या लगता है कि NCCI की तरफ से काफ़ी टफ टाइम तो दिया जाएगा नौरीन नियाज़ी साहिबा को? क्या मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, जो वो गिरफ़्तार हो सकती हैं, चलान अदालत में पेश हो सकता है। हमारे सामने ईमान मज़ारी का ट्रायल मौजूद है और उसके नतीजे में उनको 7 साल कैद हुई है उनके हादी को, और वो इस वक्त तक जेल में हैं और मेरे ख्याल में इसका भी स्पीडी ट्रायल होकर इन्हें भी सज़ा दी जा सकती है। मतलब क्या हो सकता है, मतलब जो कानून में सज़ा है वो दी जा सकती है। देखिए, इस वक्त 2 वर्जन हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो PTI का वर्जन है जो आ रहा है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू 2-3 माह पहले रिकॉर्ड हुआ था और इंटरव्यू रिकॉर्ड होने के बाद नौरीन साहिबा ने उस चैनल को मना कर दिया था कि आपने ये इंटरव्यू ऑन एयर नहीं करना। ठीक है, वो कहते हैं कि उस चैनल ने वो इंटरव्यू तो ऑन एयर नहीं किया, ये क्लिप वायरल कर दिया और उसके बाद इंडियन मीडिया ने इसको बहुत इसके बाद इंडियन मीडिया ने उठा लिया। अब मैं समझता हूँ कि ये जो मौक़िफ़ है ये कानून में काबिले कबूल नहीं है। वो ये तो मान रही है ना कि ये बात मैंने की है, मतलब यहाँ तो वो ये कहें कि ये बात मैंने की नहीं और चैनल ने अपनी तरफ से लगा दी, या AI जनरेटेड है या मिसकोटेड है। वो ये नहीं कह रही कि मैंने ये बात नहीं की। वो कहती हैं ये बात मैंने की थी पर ऑन एयर करने से मना कर दी थी, और चैनल अगर चैनल के कैमरे में थी तो चैनल ने ऑन एयर कर दी, वो उसके लिए चैनल पे केस कर सकती हैं। लेकिन अगर उन्होंने बात पाकिस्तान के कानून और आइन के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की है तो उसकी गिरफ्त में तो नौरीन नियाज़ी ही आएंगी, चैनल तो नहीं आएगा। चैनल भी आ सकता है लेकिन नौरीन नियाज़ी पहले आएंगी जिन्होंने ये सारी गुफ्तगू की है। तो मेरे ख्याल में वो कोई इतना जो है ना कानूनी तौर पे कोई मजबूत मौक़िफ़ नहीं है उनका। दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि एक तो नौरीन नियाज़ी साहब को फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। उन्हें कहना चाहिए था कि मेरा मौक़िफ़ गलत था, मैं पाकिस्तान से माफ़ी मांगती हूँ। और क्योंकि बात उन्होंने, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो सकती है, हम बहुत सारी जमातों की लड़ाई की हदूद व कयूद होती हैं। वो कहते हैं हर लड़ाई की भी लिमिट्स होती हैं। मतलब हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के बहुत सारे सब लोग ही ख़िलाफ़ हों, हम भी समझते हो ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो फ़ौज का किरदार पाकिस्तान के दिफा के लिए है उसके तो हम खिलाफ नहीं। हाँ, उसमें तो किसी को डाउट नहीं था। मार्का हक में हमने देखा कि पूरी कौम किस तरह से सीसा पिलाई हुई दीवार बन के सामने खड़ी हुई। हम हो सकता है हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ हों जी, लेकिन हम दिफाए पाकिस्तान में जो फ़ौज का किरदार है उसके तो मोतरफ हैं। और हम समझते हैं कि दिफाए पाकिस्तान में जो फ़ौज का किरदार है उसको हम सबको फ़ौज को दाद देनी चाहिए। मतलब अगर मार्का हक में हमने भारत को शिकस्त दी है और वो शिकस्त दुनिया ने तस्लीम की है तो आपके जितने भी इख्तलाफात हों वो पाकिस्तान की जीत है। वो पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है ना, किसी इदारे ने नहीं। वो दुनिया कहती है पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, तो आप पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की फतह पर तो आपको भी बतौर पाकिस्तानी
फ़ख्र होना चाहिए। इर्रेस्पेक्टिव आपके किसी से इख्तलाफ हैं, आपको फील्ड मार्शल अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जंग जीती है, सर फ़ख्र से बुलंद किया है, सब उनको दाद दे रहे हैं, आपको भी दाद देनी चाहिए, आपको भी खुले दिल से दाद देनी चाहिए। मोदी की तारीफ नहीं बनती थी आप कहेंगे हम पॉलिटिकली तो उनके खिलाफ हैं, पर दिफाए पाकिस्तान में उनके साथ हैं, जो एक मैं समझता हूँ एक ऑनरेबल मौक़िफ़ हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी आम पाकिस्तानी का, किसी नॉन पॉलिटिशियन का। मैं ये नहीं कह रहा कि सियासतदान का ये मौक़िफ़ होना चाहिए, ये आम पाकिस्तानी का भी यही मौक़िफ़ होना चाहिए कि जी हम पाकिस्तान जो जंग हमारी जीती है हम उसमें फ़ौज के साथ कर। देखें हमारे तो आम शहरियों ने अपने सीनों पे बम बांध के जो है वो चविंडा में भारतीय टैंकों के नीचे लेट गए थे, और वो फौजी थोड़ी थे, वो तो पाकिस्तानी थे। तो टेक्निकल बात ये है कि जब जंग होती है तब कौम और फौज मिलकर लड़ती है, और वो जो फतह होती है वो कौम और फौज की मुश्तरका होती है, शिकस्त भी कौम और फौज की मुश्तरका होती है। आप पहली बात समझिए, अगर पाकिस्तान मार्का हक में हमारी फौज जीती है, हमारी एयरफोर्स जीती है, वो अकेली नहीं जीती है, मैं भी जीता हूँ बतौर पाकिस्तानी, ये मेरी भी फतह है। बिल्कुल, मैं मेरा नाम, मेरे मुल्क का नाम, तो मुझे इसको ओन करना चाहिए इस फतह को। मुझे इस फतह को डिसोन करने की कोई मुझे बात समझ नहीं आती है। टेक्निकल बात यह है कि आप इख्तलाफ की भी हदूद रखते हैं, और आप कहीं भी इख्तलाफ को पाकिस्तान से ऊपर नहीं लेके जाते हैं। मुझे लगता है नौरीन नियाज़ी साहिबा से गलती हुई है, उन्हें कौम से, मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी अनकंडीशनल अपॉलॉजी देनी चाहिए NCCI में भी और अपने वीडियो पैगाम में। 20 जुलाई को उन्हें तलब कर लिया गया, उन्हें उससे पहले अपना वीडियो पैगाम जारी करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, और उनको इस पर स्टिक नहीं करना चाहिए कि जी मैंने ये यूँ नहीं ऐसे नहीं है। जो बात जितनी वायरल हुई है वो काफ़ी है ये समझने के लिए कि आप ये कह रही हैं कि मार्का हक जो है वो एक मिली भगत थी। तो आप ये बात कोई जी शऊर आदमी नहीं कर सकता। मतलब जिसमें 7 इंडिया के जहाज गिरे हों मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, मोदी फिक्स मैच खेलेगा पाकिस्तान के साथ कि आप मेरे 7 जहाज गिरा दें। मोदी फिक्स मैच खेलेगा पाकिस्तान के साथ कि आप मेरा S-400 तबाह कर, मुल्क में उनको तनकीद किया जाता है इस बात वो कहेगा कि आप मेरा S-400 तबाह कर दें। करप्शन की मोदी पाकिस्तान के साथ फिक्स मैच खेलेगा कि आप मुझ पर अल फतह मिसाइल की बारिश कर दें, आप दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान के ड्रोन घूम रहे हों, ये फिक्स मैच होगा। मेरा मतलब ये फिक्स मैच नहीं हो सकता। लाहौर के ऊपर इंडियन ड्रोन चल रहे थे, वो फिक्स मैच नहीं था। लाहौर के उन्होंने पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाया, वो फिक्स मैच नहीं था। उन्होंने मुरीद की और भावलपुर पर बमबारी की, वो फिक्स मैच नहीं था। टेक्निकल बात यह है कि आप जब इसको फिक्स मैच कहेंगी लोग आपको बुरा भला कहेंगे। दुनिया को तो पता है वो एक जेन्युइन लड़ाई थी, दुनिया को तो पता है कि 85 जहाज इंडिया के भी फ़ज़ा में थे और 46 जहाज पाकिस्तान के फ़ज़ा में थे, और दुनिया में इतनी बड़ी जंग कभी दो फ़ज़ाइया के दरमियान हुई नहीं जितनी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो गई है। और वो कहते हैं कि जितने मिसाइल पाकिस्तान ने अल-फतह मिसाइल चला दिए, इतने तो 65 में 17 दिन में फायर पावर नहीं चली जितनी हमने 4 घंटे में चला दी, जितनी फायर पावर, जितने मिसाइल हमने अल-फतह चला दिए। इंडिया ने भी जवाब में ब्रह्मोस से मिसाइल चलाए, उससे ऊपर क्या चला लेना था इंडिया ने। तो ये एक मेरा मतलब इतनी बड़ी जंग जिसको दुनिया में अब वॉर कोर्सेज में बतौर स्टडी पढ़ाया जा रहा है। एयरफोर्स अकेडमीज में इसको बतौर स्टडी पढ़ाया जा रहा है। मिसाइल की जंग में इस मिसाइल वॉर को एज स्टडी पढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान की फतह को एज केस स्टडी लिया जा रहा है। वहाँ आप ऐसी पैथेटिक बात करेंगी तो कौन आपका साथ देगा? मेरा ख्याल है कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर वो नहीं मांगती तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। मुज़म्मिल साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर में मुकीम जो कश्मीरी हैं आज यौम अल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी अवाम के इज्तिमाई फैसले की वजह से रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन किया गया था। पाकिस्तान में शामिल होने का उन्होंने फैसला किया। कश्मीर का वो यादगार दिन जब ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मंजूर करके रियासत के मुस्तकबिल का फैसला
عوام کی مرضی کے مطابق کیا تھا۔ مزمل صاحب، آج الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور انتخابات اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے، 27 جولائی 2026۔ کیا لگتا ہے آپ کو کشمیر کے حالات نارمل کب ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 19 جولائی 1947 یہ 14 اگست سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ابھی پاکستان کے بننے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ پاکستان تو 14 اگست 1947 کو بنا ہے نا، تو اس کا مطلب کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ آنے کا فیصلہ پہلے کر لیا، کشمیر پاکستان بننے سے پہلے کر لیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کوئی کشمیریوں نے پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، اور جو الحاق پاکستان کی قرارداد ہے وہ 19 جولائی 1947 کو اس سے سمجھیں 25 دن پہلے منظور ہو گئی تھی۔ اسی لیے 1947 کے بعد قائد اعظم نے پھر فوجوں کو کشمیر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، اور یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ ہم نے پھر حاصل کیا تھا۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے فاٹا کے لوگوں نے بھی گئے تھے اور ہم اس آزاد کشمیر کو آزاد کرایا تھا، کیونکہ جو الحاق پاکستان کی قرارداد 19 جولائی 1947 کو پاس ہو چکی تھی، اور پاکستان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ الحاق کر لے۔ تو اس لیے یہ پاکستان کا جو حق ہے کشمیر پر، یہ پاکستان بننے سے پہلے اسٹیبلش ہو گیا۔ جی، پہلی بات ہے جسے بھارت نہیں مان رہا تھا اس وقت سے، ہم نے یہ جو کشمیر ہے اس سے لڑ کے حاصل کیا، اور ہماری پاکستان کی اور بھارت کی 4 جنگیں ہوئی ہیں، اس میں ہم نے آزاد کشمیر کا 1 انچ بھارت کو نہیں لینے دیا۔ جو ہمارے پاس 1948 میں کشمیر آ گیا تھا، جس کو ہم نے آزاد کشمیر کہا، نہ 65 کی لڑائی میں، نہ 71 کی لڑائی میں، نہ کارگل کی لڑائی میں، نہ مارکہ حق میں، نہ اس کے بعد ہم نے کبھی آزاد کشمیر کا 1 انچ بھارت کو نہیں لینے دیا۔ ہم نے پاکستان سے زیادہ آزاد کشمیر کا تحفظ کیا ہے، اور اس کے 1 انچ کا تحفظ کیا ہے پاکستان سے بڑھ کر۔ پہلی بات تو یہ آپ کو سمجھنی چاہیے۔ آج جو وہ کالعدم ایکشن کمیٹی ہے، اس پر بھی جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کشمیر اور پاکستان کا رشتہ کمزور کرنے چلی ہے۔ ان کے مفادات اور ہیں۔ جب تک وہ بجلی 3 روپے کی مانگیں، مفت بھی مانگیں، تو پاکستان کشمیریوں کے لیے دینے کو تیار ہے۔ آٹا 10 روپے کا مانگیں، 100 روپے کا مانگیں، پاکستان دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ جو کشمیر اور پاکستان کا رشتہ ہے اس میں یہ بجلی یا آٹے کی قیمت کوئی میٹر نہیں کرتی۔ ہماری شہر آ گیا کشمیر، 12 سیٹوں کا معاملہ ہے۔ 12 سیٹیں کشمیر اور پاکستان کے رشتے کی ضامن ہے۔ 12 سیٹیں ہم نے مہاجروں کو، یہاں پر کشمیری مہاجروں کو جو پناہ دی، ان کا حق رائے دہی ہے۔ تو یہ پاکستان اور کشمیر کے رشتے کی ضامن سیٹیں ہیں۔ ان سیٹوں پر سوال اٹھانا، کشمیر اور پاکستان کے رشتے پر سوال اٹھانا ہے، الحاق پاکستان پر سوال اٹھانا ہے۔ یہ کوئی 12 سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ کشمیر اور پاکستان کے رشتے کا معاملہ ہے۔ آپ اس کو ایسے نہ سمجھیں۔ اور جو کوئی بھی اس کو کنٹروورشل کرتا ہے وہ الحاق پاکستان کو کنٹروورشل کرتا ہے، کشمیر اور پاکستان کے رشتے کو کنٹروورشل کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو ٹیکنیکل میری یہ بات ہے کہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری نوجوان نسل کو اس دن کی اہمیت سمجھنی چاہیے، اور یہ جو دن ہے یہ پاکستان اور کشمیر، اس نے پاکستان اور کشمیر کے رشتے کا رخ معین کیا۔ اب کشمیر کے انتخابات پر آ جائیں۔ آج کل جی، الیکشن کمیشن تیار ہے، انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے، اور 8 روز تو باقی رہ گئے ہیں۔ جو اب انتخابی مہم ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سلو ہے، اس طرح سے تو انتخابی مہم چلائی نہیں جا رہی ہے۔ اور نواز شریف صاحب کا بھی دورہ تھا جو کہ پینڈنگ ہے، مریم نواز صاحبہ نے بھی جانا تھا وہاں پہ، لیکن اس طرح سے جس طرح سے گلگت بلتستان میں ہمیں نظر آیا، لیکن اس طرح سے یہاں کیمپین نہیں ہو رہی۔ اس کی وجوہات بھی ہمارے سامنے، بلیک آؤٹ بھی ہے، وہاں پہ حالات نارمل نہیں ہیں۔ کب ہوں گے نارمل؟ ایسے میں الیکشن ہو جائیں گے، کرانا تو ظاہر ہے وقت کی ضرورت ہے، لیکن کیسے؟ دیکھیں، بلاول کے جلسے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بلاول اپنی 23 تک اپنی کیمپین کر کے نکل جائیں، تو پھر مسلم لیگ نون کیمپین کر لے آخری 4 دن۔ آپ سمجھیں، ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ کوئی مسلم لیگ نون بلاول سے ٹکراؤ کا میرا خیال ہے موڈ میں نہیں ہے۔ لیکن بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی سخت ہے۔ ایون دین بھی کیا آپ ایران امریکہ کی کرا سکتے ہیں صلح راستے کھول سکتے، تو کشمیر کے راستے بھی آپ کھولیں، بند کیوں کریں؟ میں بلاول کے اس بیان پہ میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے۔ فیصل راٹھور صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں۔
وہاں پر آج جو بھی ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. بند کیوں ہے؟ اچھا وہ وہاں کوئی وزیر اعظم شہباز شریف کا حکم مظفر آباد پر نہیں چلتا, کیوں توپوں کا رخ ان کی طرف؟ وہ ایسے ہی بلیم گیم ہے نا. دیکھیں سیاست ہے, وہ ٹیکنیکل بات ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کو جو ہے بچانے کے چکر میں انہوں نے رخ اسلام آباد کی طرف موڑ دیا, وفاق کی طرف موڑ دیا. حالانکہ ان کو لوگوں کو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ بھائی وزیر اعظم آپ کا ہے. وہ کہتے ہیں مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں. اچھا نہیں کر لیتے, چلے جاتے راولہ کوٹ. کسی نے روکا بلاول کو راولہ کوٹ جانے سے؟ جا کے دھرنے میں بیٹھ جاتے. مذاکر خود تو ہمت نہیں ہوئی راولہ کوٹ جانے کی. خود تو میرا مطلب ہے کہ آپ نے ان سے ملاقات نہ, وہ آپ کو ملنے کو تیار تھے نہ آپ ان کو ملنے کو تیار تھے. تو پھر میرا مطلب ہے آپ بھی تو خود کو بہت بڑا سیاستدان سمجھتے ہیں نا. تو آپ وہاں گئے تھے, آپ کی حکومت تھی, آپ وزیر اعظم کو لیتے وہاں پہنچ جاتے. آپ کو کسی نے کہا؟ میرا مطلب ہے آپ بلاول صاحب آپ اپنے وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر میں آپ جاتے, بیٹھتے, وہاں پہنچ جاتے, جا کے مذاکرات کر لیتے. آپ کی فیڈرل گورنمنٹ بھی سنتی ہے, آپ کہتے ہیں میری نہیں مانو گے میں وفاق چھوڑ دوں گا. آپ کی فوج بھی سنتی ہے. نہروں کے معاملے پہ آپ فوج سے اپنی بات منوا سکتے ہیں تو کشمیر پہ بھی منوا لیتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے؟ وہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے, ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں انتخابات بر وقت ہو رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کی تمام کوششوں کے باوجود آزاد کشمیر کے انتخابات ملتوی نہیں ہوئے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ انتخابی عمل ابھی تک جاری ہے اور مشکلات کے باوجود جو امیدوار ہیں وہ اپنی کیمپین چلا رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں سب کو اپنا کچھ مل گیا ہے. میرے خیال میں جمہوریت کی فتح یہی ہے کہ الیکشن بر وقت ہو جائیں. نائب وزیر اعظم مظفر صاحب اگر بلوچستان کا رخ کرے, ان کی ترقی اور امن کی بات کی جائے تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. نیشنل پارٹی کے صدر ہیں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ, اور دونوں کی جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں بلوچستان کے عوام کے جو کو درپیش مسائل ہیں اس کو دور کرنے, بلوچستان کی صورتحال اور وہاں پر ترقیاتی جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے. کتنی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس ملاقات؟ ڈاکٹر مالک صاحب کی جو نیشنل پارٹی ہے اس کے اور مسلم لیگ نون کے پرانے روابط ہیں. ڈاکٹر مالک صاحب وزیر اعلیٰ بھی مسلم لیگ نون کے دور میں بنے تھے اور انہوں نے 2.5 سال کی اپنی ٹرم پوری کی تھی اور 2.5 سال پہ ثناء اللہ زہری صاحب کی حکومت جو ہے وہ الٹ دی گئی تھی. لیکن ٹیکنیکل بات ہے کہ وہ اس وقت بلوچستان میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. وہ سرفراز بگٹی کے ساتھ نہیں ہیں, وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور مسلم لیگ نون وہاں گورنمنٹ میں بیٹھی ہے. لیکن میرا خیال ہے مسلم لیگ نون ڈاکٹر مالک صاحب کو دوبارہ انگیج کر رہی ہے. بلوچستان کی حد تک آپ کو پتہ ہے کھیتران صاحب کی وزارت بھی ختم ہوئی ہے. مسلم لیگ نون وہاں پر مالک صاحب کے ساتھ ایک اتحاد بھی بنا سکتی ہے. اور بلوچستان کی پالیٹکس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. وہاں نئے اتحاد بنتے نظر آ رہے ہیں اور وہاں نئی سیاسی صف بندی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. نئی مشکلات بھی نظر آ رہی ہیں, نئی مشکلات بھی نظر آ رہی ہیں, نئی سیاسی صف بندی. آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں بلاول صاحب JUI کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلوچستان کی حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دینے گئے تھے. تو اگر وہ دے سکتے ہیں تو مسلم لیگ نون بھی JUIF کو دعوت دے سکتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر وہاں حکومت بنا لیں, اور JUIF کا وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے بلوچستان سے اور مالک صاحب بھی اس گورنمنٹ میں ہو سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر بلاول صاحب مولانا فضل الرحمان کو دعوت دے سکتے ہیں تو مسلم لیگ نون بھی کسی کو دعوت دے سکتی ہے کہ آپ وہاں آ جائیں. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ بلوچستان کی حد تک نئی سیاسی صف بندی نظر آ رہی ہے اور مالک صاحب کی اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ڈاکٹر مالک صاحب کی اسی صف کی ایک کڑی ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے جو وہاں پولیٹیکل صف بندی ہے اس کو نئی شکل دینے کے لیے نئے اتحادی ڈھونڈ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ مزمل صاحب. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے سنانا کی کو اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں.